नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। उत्तर प्रदेश ने तीसरे दौर की वोटिंग मुकम्मल कर ली है। तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों पर वोटिंग हुई है। हर पार्टी जीत के अपने अपने दावे कर रही है। किसके दावों में कितना दम है, कौन असलियत की जमीन पर कितनी मजबूती रखता है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। एक बहुत ही खास पैनल मेरे साथ मौजूद रहेगा। उत्तर प्रदेश ने तीसरे चरण की वोटिंग मुकम्मल कर ली है। 12 जिले थे, 69 सीटें थीं जहां पर वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। वोटिंग खत्म होने के बाद सभी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। खास बात यह भी है कि तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी के परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। यह वो फेज है जहां से उत्तर प्रदेश की सियासत सही मानों में तय होगी, क्योंकि इसी फेज की जो 69 सीटें हैं उसमें से 55 सीटें पिछली दफा यानी साल 2012 में समाजवादी पार्टी के पास थीं। क्या वो सीटें बचा पाने में कामयाब हो पाएगी समाजवादी पार्टी? क्या कोई और पार्टी उनकी इन सीटों में सेंध लगा रही है? ये देखिए, आप संबित पात्रा को इस वक्त देख रहे हैं। तमाम लोगों ने वोट कास्ट किए। रीता बहुगुणा जोशी इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रही हैं। कांग्रेस से छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुई। लखनऊ कैंट से बीजेपी की उम्मीदवार भी हैं। 12 जिलों की सीटों के लिए मतदान मुकम्मल हुआ और तमाम दिग्गजों ने वोट कास्ट किए। 2012 में एसपी ने इस इलाके से इस तीसरे चरण में जो 69 सीटें हैं उनमें से 55 सीटें जीती थीं। ये काफी अहम है। उत्तर प्रदेश का ये तीसरा चरण समाजवादी पार्टी के लिहाज से। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से पंखुड़ी पाठक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस से सुलेमान मोहम्मद खान हैं और मेरे मैनेजिंग एडिटर अनिल राय साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा और दूसरी पार्टियों से कुछ ही वक्त में और लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। सबसे पहले अनिल राय साहब, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। ये तीसरा फेज किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि इस फेज में सैफई का इलाका यानी समाजवादी पार्टी का परिवार और लखनऊ, ये दो बहुत अहम जगह थी जो उत्तर प्रदेश की सियासत को एक तरीके से आप कहें कि कंट्रोल करती हैं तो शायद गलत नहीं होगा। हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि कोई अगर किसी पार्टी विशेष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई इलाका बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहता है। भारतीय बसपा के लिए बहुत इलाका महत्वपूर्ण है। दो पार्टियों के लिए रायबरेली और अमेठी, ये दो जिले सुल्तानपुर, एक कांग्रेस परिवार के लिए गढ़ माने जाते हैं। यहाँ पे वो मानते हैं कि उनकी सुरक्षित सीटें हैं। और इटावा की टेरिटरी के लगे हुए करीब 10 से 15 जिले, जिसमें 12 में आज चुनाव है, ये समाजवादी पार्टी का धड़ा माना जाता है। अगर हम पिछले आंकड़ों को देखें तो 69 सीटों में से 55 समाजवादी पार्टी के पास रही हैं। कहीं ना कहीं जो 200 का आंकड़ा पार हुआ है, इन 55 सीटों का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। तो जो भी पार्टी सरकार बनाना चाहे, अगर समाजवादी पार्टी सरकार बचाना चाहेगी, सरकार में रहना चाहेगी, तो 55 सीटें उसको बचानी पड़ेंगी। और दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाना चाहती है, तो इस 55 में सेध लगानी पड़ेगी। इस 55 में जो जितनी सेध लगा पाएगा, सरकार का रास्ता वहीं से खुलेगा, क्योंकि बाकी जगह तो बैलेंस है। इस 55 का अंतर ही बहुत बड़ा अंतर है। 69 में अगर जो अंतर बनेगा, और यहाँ चांसेस जो मैं अभी देख पा रहा था, सुबह से बातचीत हो रही थी, सब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत आश्वान्वित महसूस कर रही है। उसको लगता है कि मुलायम परिवार की जो आपसी झगड़ा है, भले ही समाजवादी पार्टी बार बार कह रही हो उसमें झगड़ा नहीं है, लेकिन ये झगड़ा है और समाजवादी पार्टी झगड़े को मान रही है। मुलायम सिंह यादव कभी क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने नहीं जाते थे, लेकिन अखिलेश यादव को 6 चुनावी सभाएं करनी पड़ी और यहाँ तक कहना पड़ा इशारों में कि मेरे चाचा को हरा दो, शिवपाल यादव को हरा दो। उनको भी ये जो इलाका है, हमेशा समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव इस इलाकों को मैनेज करते रहे हैं। मुलायम सिंह जी प्रदेश में और देश में दौरा करते रहे हैं, शिवपाल इस इलाकों को मैनेज करते रहते हैं और शिवपाल का काफ़ी पकड़ है शिवपाल यादव के इस इलाके में। तो शिवपाल का एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद है उस शिवपाल से है कि शिवपाल जो 15 से 20%, 25% सपा का वोट है उसमें सेध लगाएंगे। और वो चूंकि वो बड़ा वोट यादव वोट बैंक है, जो कभी भी अगर उसको पसंद करना होगा, अगर वो सपा से हटता है और उसकी पसंद की 2 पार्टियां हो, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर जाना पसंद करेगा, बहुजन समाज पार्टी की ओर जाना पसंद नहीं करेगा। कहीं ना कहीं आंकड़ों के गणित के सहारे जो है समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी चाहती है और उसको उम्मीद है कि यहाँ उसको
सीटें ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से अभी इस वक्त हमारे साथ अनिल जी कोई है नहीं। कुछ ही वक्त में वो जुड़ेंगे, संजीव सिंह, तो उनसे हम समझेंगे। लेकिन पंखुड़ी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी से आती। पंखुड़ी, 55 सीटें थी साल 2012 में, कितनी बचा पा रहे हैं आप लोग इस बार? देखिए, बचा तो सारी सीटें रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा सीट इस बार जीतने जा रहे हैं। इसके 2-3 कारण हैं। पहला तो ये कि इस बार कांग्रेस भी साथ में है, तो अगर कहीं थोड़ा बहुत मार्जिन से कोई चीज छूट गई होगी तो वो सीट भी इस बार आ जाएगी। दूसरी बात ये कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के रूप में पार्टी को एक जो नया चेहरा मिला है, उसमें पार्टी के जो कैडर हैं और पार्टी के वोटर हैं, उनमें तो उत्साह आया ही आया है, लेकिन जनता में भी एक लोकप्रिय नेता जो उभर के जिस तरह से वो आए हैं, तो जनता में भी बहुत उत्साह है एक बार फिर से उन्हें जिताने का। और तीसरी बात ये है कि जो नोटबंदी का जो असर हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा, मतलब लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी परेशानी जो बनी है, लोगों में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। हालांकि शुरू में लोग खड़े हुए लाइनों में, लोगों ने बहुत उस समय धैर्य रखा, लेकिन आज 3 महीने बाद लोग ये पूछने लगे हैं कि ये इसका हुआ क्या फायदा हुआ। हमने किसी उद्योगपति को या किसी अमीर व्यक्ति को तो इसमें नुकसान होते देखा नहीं, लेकिन हमारा तो सब कुछ चला गया। तो इसीलिए लोगों और ये जो नेगेटिव वोट भी एक पड़ेगा, जो भाजपा को हराने के लिए भी पड़ेगा, उसका भी फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश जी को छोड़ के उत्तर प्रदेश में है नहीं, तो जब मुख्यमंत्री चुनने की बात आती है तो जनता की पहली पसंद अखिलेश जी हैं। और ये जो 55 का जो ये आंकड़ा है, ये और बढ़ेगा, इसमें कोई कमी या कोई भी इसमें ये घट नहीं सकता है किसी भी तरह से। पंखुड़ी, सारी जो आपने पॉजिटिव पॉइंट तो गिना दी, लेकिन जो एक आक्रोश और परेशानियों का जो जिक्र कर रही थी वो आपकी पार्टी के अंदर भी है। उस परेशानी का जिक्र आपने नहीं किया, क्योंकि अनिल जी उस तरफ इशारा कर रहे थे कि जो 55 सीटें हैं, जो आपसी जो एक नाराजगी एक दूसरे को लेकर के समाजवादी पार्टी के अंदर बनी थी, वहां पर उससे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। देखिए, पहली बात मैं ये बता दूं कि जो भी विवाद रहा है पार्टी में, वो मुद्दा विपक्ष के लिए हो सकता है, मीडिया के लिए हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोटर्स के लिए वो मुद्दा नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोटर जब वोट डालने जाता है तो उसको साइकिल चुनाव चिन्ह ही दिखता है। ये कह देना कि वो किसी के कहने पे कहीं और वोट डाल देगा, मुझे लगता है जो लोग ये बात कह रहे हैं वो शायद समाजवादी पार्टी के वोटरों को नहीं जानते हैं। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज नहीं होगी। और जहां तक शिवपाल जी का मैं नाम सुन रही थी, शिवपाल जी की बात कर रहे थे, तो शिवपाल जी कौन सा किसी और पार्टी से लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को वोट मत डालिए, जब वो खुद समाजवादी पार्टी शिवपाल जी को हरा दो। तो ये सब बातें चर्चा करने में, वो बयान आपने सुना था कि नहीं सुना था? ऐसी नहीं, ऐसा कुछ मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा है और कह भी नहीं सकते। इशारों में तो मकसद वही था पंखुड़ी उनका, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। खैर नहीं, ये देखिए, ये तो अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, कुछ लोग हैं पार्टी में ऐसे जो उन्हें पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा जो लोग नई पार्टी बनाने का दावा कर रहे थे, मुख्यमंत्री वो ना बने, जो लोग नई पार्टी का बनाने, उसके बाद नेताजी ने साफ कर दिया। चलिए ठीक है पंखुड़ी, आपकी आवाज भी सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, हम चाहेंगे कि आपका कनेक्शन दोबारा से जरा ठीक किया जाए। सुलेमान मोहम्मद खान भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हालांकि आप दोनों का अलायंस है, आप दोनों एक साथ इस बार हैं, इसलिए बहुत ज्यादा फर्क हमें इस वक्त आप दोनों के बयानों में नहीं मिलेगा। फिर भी सुलेमान साहब, पिछली दफा 2 थी, इस बार तो अलायंस के साथ हैं। 69 में से कितनी सीटें हम उम्मीद करें कि आपके खाते में होंगी इस दफा? हुसैन भाई, मैं अभी आपके सवाल सुन रहा था, पंखुड़ी जी से आप पूछ रहे थे, और आपका पूरा जो कंसंट्रेशन था वो इस बात पे था कि किस तरह से ये बात साबित हो जाए इस डिबेट में कि समाजवादी में बड़ा इंटरनल रिफ्ट है और अंदर ही विरोध है कि वो बहुत सीटें नहीं जीत पाएंगे। ऐसा मत करिए, आप पॉजिटिव डिबेट चलाइए, आप जो बात अच्छी है वो दिखाइए आप। और जहां तक तीसरे फेज की बात है, इसमें 14 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। ठीक है सुलेमान, आप अपनी बात कंप्लीट करें। 69 में से और बची हुई सीट्स पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है। मैं ये समझता हूं कि 55 + 2 कांग्रेस पार्टी की 57 सीटें थी, अगर पिछले बार को इस गठबंधन से कंपेयर करें तो। और अगर कोई ऐसी बात है भी जो आप कहते हैं, आपकी बात ही मान लेते हैं, चलिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप ही की बात मान लेते हैं
कि अगर ऐसी कुछ है भी और कोई कमी है या कोई विरोध आप जिसे कहते हैं होता है, वो कांग्रेस पार्टी, वहां पर जो कांग्रेस पार्टी का वोट है वो सब उस चीज को कवर कर देगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप याद रखिएगा, आज के फेज में 60+ सीटें आएंगी इस फेज में। क्योंकि देखिए, आप जिले देखिए, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, इन 5 जिलों में सारी सीटें समाजवादी ने जीती हैं। कानपुर नगर एक ऐसा जिला है जिसमें 10 में से 4 भाजपा ने जीती हैं, नहीं तो उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर एक सीट भाजपा ने या बसपा ने जीती है। तो ये पूरा क्लीन स्वीप है। उसके साथ हुसैन, आप एक बात और बताइए, आप समाजवादी पार्टी के आंकड़े क्या? में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक सभा करी एक नहीं, समाजवादी के आंकड़े हम इसलिए गिनवा रहे हैं इस वक्त क्योंकि हम अलायंस में है भाई। हम अलायंस का पार्ट है। जहां समाजवादी का कैंडिडेट है वो कांग्रेस पार्टी का भी कैंडिडेट है, जो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है वो समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट है। जब राहुल जी और अखिलेश जी एक ही स्टेज पे एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे हैं तो बात क्या रही? बिल्कुल, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ठीक है। मैं ये बात एक और अहम कह रहा था, आज दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा करी है फतेहपुर में। क्या कहा उन्होंने क्या कहा कि जहां कब्रिस्तान बनता है वहां पर शमशान घाट बनना चाहिए। रमजानों में लाइट आती है तो दिवाली पे भी आना चाहिए। भाई, कब नहीं आती है दिवाली पे लाइट? और आप प्रधानमंत्री होकर क्या संकेत देना चाहते हैं? क्या वेस्टर्न यूपी के 2 फेजेस का चुनाव हो गया जहां पर ज्यादा तादाद माइनॉरिटीज की है, उसके बाद आपने ऐसा चुनाव करने की कोशिश कर रहे हैं? ये प्रधानमंत्री की जबान है, शर्म आना चाहिए। एंड इन दिस वे आई मस्ट से ही इज नॉट माई प्राइम मिनिस्टर। ये प्रधानमंत्री होता है, मुझे ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो ऐसी बात करे। आप मोहब्बत की बात करिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात करिए, यूनिटी की बात करिए। आप भाषण में कोई मुद्दा उठा नहीं है, आप बेवजह की बात कर रहे हैं। भाई, किसने कहा इक्वालिटी मत करिए? लेकिन चुनाव के बीचों बीच जब तीसरा फेज चल रहा है, 4 फेज बचे हैं यूपी में, और आपने ऐसी बात करना शुरू कर दी। ठीक है, सुलेमान संजीव सिंह मेरे साथ नहीं इस वक्त, बीजेपी से जो आते हैं, नहीं आपकी बात का वो बेहतर जवाब दे पाते हैं। लेकिन अनिल जी जो आज जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे थे पीएम साहब? ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा उग्र हिंदुवाद की राजनीति करती रही। इससे भले उनके प्रवक्ता किनारा करते रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं 2 सीट से 89 सीट और 89 सीट से प्रधानमंत्री की कुर्सी। और प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं या जब से सक्रिय राजनीति में आए हैं, मैं कहूँ गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से, उन्होंने अपने चेहरे के आसपास एक उग्र हिंदुत्ववाद की ढाल हमेशा ओढ़ रखी है। भले वो प्रधानमंत्री के रूप में आते हों तो बड़ी रुद्राक्ष की माला पहन के वो नेपाल में फोटो खिंचवाते हैं, वो बात करते हैं तो गंगा में आचमन करते हैं। कहीं न कहीं वो अपने आचरण से कहीं भी वो ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार या चुनाव के बीच, मैं इनकी इस आरोप को तो मानता हूं कि प्रधानमंत्री उग्र हिंदुत्ववाद की बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ चुनाव के समय करते हैं, बाकी 2 साल शांत रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो डे वन से उनके पूरे अगर पॉलिटिकल कैरियर को आप देखेंगे तो उग्र हिंदुत्ववाद की बात करते हैं। अनिल जी, पिछले कुछ वक्त में ये जिम्मेदारी दूसरों ने संभाल रखी थी। हाँ। योगी हैं, साक्षी हैं, उनके जुबान से इस तरह की बातें हमने नहीं सुनी थी। लेकिन उनके जुबान से भले नहीं सुनी। देखिए, 2 तरीके से मैसेज दिया जाता है। आपको याद होगा उन्होंने टोपी न पहन के एक मैसेज दिया था, उस डायस पे भी प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला था, लेकिन पूरे देश को एक मैसेज गया था। बड़ी बहसें हुई थी, बहुत सारे डिबेट हुए थे मीडिया में, वहां भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा था। मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री अपनी बॉडी लैंग्वेज से जहां भी वो जाते हैं, जहां भी उनके कार्यक्रम होते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ कह देते हैं और हमेशा कहते रहते हैं, और कभी भी उसका खंडन भी नहीं करते हैं। भले लोग एक उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, कभी भी उन्होंने इस उग्र हिंदुत्ववाद की राजनीति का खंडन नहीं किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही ये बात कहते हो कि हम विकास के नाम पे चुन के आए हों, हमने काम किया चुन के आए हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को देखें तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ यहाँ तक पहुँचाने में ये उनका एजेंडा, पहला अगर 2 से 89 जाता है तो राम मंदिर का एजेंडा रहा है, उसके बाद भी उनका यही एजेंडा, भले वो राम मंदिर की बात न करते हों, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव को आप देखें, जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कहीं ना कहीं भले हम हिंदू मुस्लिम, बहुत प्रदेश के दंगों के बाद हिंदू मुस्लिम बुरी तरह बढ़ गए थे, अलग अलग चुनाव हुआ, तो कहीं ना कहीं भाजपा एक एजेंडा रहता है, वो किस तरीके से अपने इस एजेंडे को सेट करेगी, उसका रूपरेखा क्या होगा, वो अलग अलग मौकों पे अलग अलग होता है। भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, भले वो खंडन करें उसका इसका, लेकिन उनका अलग होता है। प्रधानमंत्री हर बार नए तरीके से आते हैं, कभी बॉडी लैंग्वेज से आते हैं, कभी बोलते हैं। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री ने और भी बहुत सारी बातें कहीं न कहीं अगर इस बात बहुत ज्यादा चर्चा कांग्रेस करती है, समाजवादी पार्टी इस बात पे बहुत ज्यादा चर्चा करती है, तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जो चाह रहे हैं हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, अगर इस पर हम बहुत डिबेट करते हैं, भले ही आरोप लगाएं,
लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरफ बहस को ले जाना चाहते हैं, दरअसल दोनों की सियासत कमोबेश एक ही जैसी है अनिल जी। हाँ, दोनों की सियासत एक जगह वैसी है। एक ही सिक्के के दो पहलू। मैं एक बात और कहूंगा, कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, आप इनके नेताओं के बयान को पढ़िए, अभी खंडन करेंगे तो सिर्फ माइनॉरिटी वोट न बटे इसलिए हमने गठबंधन कर लिया। अरे विकास के लिए गठबंधन करो भाई, एजेंडा के लिए गठबंधन करो, भाजपा को रोकना इसलिए गठबंधन कर लिया, सांप्रदायिक शक्तियां या आगे सरकार में ना आए और माइनॉरिटी वोट न बटे। जब गठबंधन ही सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए जहां हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो सांप्रदायिकता की बात प्रधानमंत्री क्यों ना करे? आप क्यों ऐसा बयान देते हो कि सांप्रदायिकता को रोकने के लिए गठबंधन कर रहे हैं? मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। हाँ, सुलेमान अब अपनी बात रखिए। मैं आपकी देखिए, गठबंधन जो हुआ है उसका दो तरह से आप ये कह सकते हैं, ये बात है, लेकिन हमने यही कहा है रेगुलर, भाई समाजवादी पार्टी ने नारा दिया काम बोलता है, हम भी यही कहते हैं। आप कहते थे 27 साल यूपी में हाल, आपने कभी नहीं कहा काम बोलता है, उसे आगे बढ़ाए। और अगर हम और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ेंगे और सरकार बनेगी तो विकास आगे भी बढ़ेगा और सांप्रदायिक शक्तियां बाहर रहेंगी। हाँ, सांप्रदायिक शक्तियां बाहर रहेंगी, मैं भी कहना चाह रहा था। अच्छा विकास होगा, ये कोई बुरी बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात और कही है प्रधानमंत्री जी ने, सपा के मंत्री को गायत्री प्रजापति जी को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और जब एफआईआर रजिस्टर हुई, अखिलेश यादव ने एफआईआर नहीं करी। अभी प्रधानमंत्री जी भूल गए कि उनकी कैबिनेट में मंत्री हैं संजीव बालियान। एक महिला ने अभी सुसाइड करा है 2-3 दिन पहले मुजफ्फरनगर में, उनसे पूछे क्यों करा है सुसाइड उसने? नहीं, वहां पे एफआईआर तो आप ही की सरकार को करना है भाई। परिवार का क्या साक्षी महाराज काय के आरोपी हैं? नहीं, सुलेमान तो आरोपी नहीं है साक्षी महाराज। सुलेमान, जहां का जिक्र आप कर रहे हैं वहां का लॉ एंड ऑर्डर तो अखिलेश के पास है ना। जहां का जिक्र आप कर रहे हैं वहां का लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? जी, जहां का आप जिक्र कर रहे हैं वहां का लॉ एंड ऑर्डर तो अखिलेश के पास है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं यूनियन कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान के खिलाफ आरोप है और महिला ने शिकायत दी है एसएसपी को। क्यों नहीं दर्ज हुई एफआईआर? हुआ है। और साक्षी महाराज काय के आरोपी हैं भाई? अरे सुलेमान साहब, सवाल क्या हुआ? सुलेमान साहब, संजीव बालियान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ऐसा कौन सा प्रोडक्शन है किसी मंत्री को कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ? मैं इतना कानून जानता हूं, नहीं होता है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की अब तक? वहां भी तो सपा की सरकार है, आप ही के पोस्ट के अफसर हैं भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शिकायत दी है उसने, शिकायत दी है, एफआईआर भी दर्ज होगी अगर उसमें निकलेगा। लेकिन हमने ये पढ़ा अखबारों में कि उसने आरोप लगाया है, तो दर्ज करा दीजिए। 24 घंटे भी है सर, 48 घंटे बीत गए। 48 घंटे ऑफेंस हो जाए जो कॉग्निजेबल है उसकी एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। 48 घंटे बीत गए। आप लोग सारे राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे कि जनता को न्याय मिलेगा। आप कह रहे हैं कि मंत्री दोषी है, जनता कहां जाए जिसके खिलाफ? भाई आप साक्षी महाराज काय के अपराधी हैं? काय के अपराधी हैं? संत हैं उनके, आप सुनने जाते हैं क्या? उनके भाषण सुनने जाते हैं? काय के अपराधी हैं साक्षी महाराज? बताइए जरा। 5 साल सरकार रही है, स्टूडेंट के ऊपर बलात्कार का आरोप है उनके ऊपर। आपके साथी की सरकार 5 साल बड़ी अजीब बात आप कर रहे हैं। आप भाजपा के सब आपने पाक साफ कर दिए। नहीं, भाजपा को मैं पाक साफ नहीं। सवाल ये पूछा जा रहा है सुलेमान साहब कि सूबे में तो सरकार आप चला रहे हैं ना, तो एक्शन लेने की जिम्मेदारी आपकी है, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया अब तक? ये सवाल चला रहे हैं भाई। चलिए खैर, चला रहे हैं। संजीव सिंह भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो बीजेपी से आते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे बार बार कहा जा रहा है, ब्रेक से लौटूंगा तो संजीव सिंह साहब से मैं पूछूंगा कि आखिर वो इस फेज को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पिछले 2012 के अगर नतीजों को हम देखें तो 5 सीटें बीजेपी को इन 69 सीटों में से हासिल हुई थी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।